हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी स्मार्टी में। आपने इन लाइंस को तो ज़रूर सुना होगा ना कभी। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो डेफिनेटली आज के इस वीडियो में मैंने ये लाइंस क्यों कहे हैं, ये आपको आने वाले टाइम में ज़रूर पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी स्मार्टी में। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल। यानी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश में अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर में ऐसे कौन कौन से स्टेप्स उठाएं या कौन कौन से तरीके अपनाएं जिससे कि उनकी राइटिंग स्किल सुधर जाए। तो सबसे पहला जो टिप है वो है रीड एज मच एज यू कैन। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो एक रूल हमेशा याद रखना जो इंग्लिश में काम आता है, डेट इज LSRW। यहाँ पे सिर्फ मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, दुनिया में जितने भी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज को सीखने का जो तरीका होता है वो कुछ इस तरीके के सीक्वेंस में चलता है। L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग एंड W फॉर राइटिंग। तो आप देख पा रहे हो राइटिंग जो है वो सबसे एंड में आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आपको लिसनिंग करनी पड़ेगी, फिर उससे आपकी स्पीकिंग आएगी, और जब आपको लिसनिंग स्पीकिंग आ जाएगा तब आपको रीडिंग करना आना चाहिए, और उसके बाद जाता है राइटिंग। तो जिस तरीके से लिसनिंग स्पीकिंग से रिलेटेड है, उसी प्रकार से रीडिंग राइटिंग से रिलेटेड है। यानी जब तक आप रीडिंग नहीं करोगे, आप पढ़ोगे नहीं, तो आप लिख भी नहीं सकते। दूसरा कि जब आप पढ़ते हो ना, इससे क्या होगा कि आपकी वोकैबलरी, आपका ग्रामर, साथ साथ में आप जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बना रहे हो आपको खुद पता नहीं चलेगा, आपका माइंड पढ़ते पढ़ते ही उन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को पकड़ लेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जिस तरह की चीज़ें आपको पढ़नी है, सॉरी, जिस तरह की चीज़ें आपको लिखनी है, उस तरह की चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट करो। सपोज करो कि आपको किसी का बायो लिखना हो, ठीक है, या फिर किसी हाउस का डिस्क्रिप्शन लिखना हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको दूसरे हाउस की डिस्क्रिप्शंस पढ़नी पड़ेगी। चाहे वो आप बुक से पढ़ो, मैगजीन से पढ़ो, ब्रोशर से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बुक उठा के ही पढ़ना है, बिकॉज यू आर लिविंग इन द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जिस भी सोर्स से नॉलेज आ रहा है, बस वो करेक्ट होना चाहिए, आपको नॉलेज लेते रहना है। ठीक है, ध्यान रखना कि बिना पढ़े आपकी राइटिंग स्किल सही नहीं हो सकती। नेक्स्ट आता है एक इंग्लिश डिक्शनरी रखा करो। ठीक है, बहुत महंगी वाली डिक्शनरी आप मत रखो, आप छोटी सी डिक्शनरी लो 50-60 रुपए वाली, और हमेशा अपने पास रखो उसको। जब भी आप स्कूल जाते हो, कोचिंग जाते हो, घर पे पढ़ने बैठते हो, एक डिक्शनरी आपके पास होनी चाहिए। आप बोलोगे सर इसका क्या बेनिफिट है? तो जब आपके पास डिक्शनरी होता है ना, तो आप क्या कर सकते हो, किसी वर्ड का एंटोनिम और साथ साथ में उसका सिनोनिम, इन दोनों को समझ सकते हो। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको इंग्लिश का कोई भी वर्ड सीखना हो, तो उसका एंटोनिम और उसका सिनोनिम, इन दोनों चीज़ को अच्छे से समझ जाओ, और उस वर्ड को हम एक सेंटेंस में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं उस चीज़ को समझ जाओ, फिर वो वर्ड आप कभी नहीं भूलोगे। थर्ड है हमारा ब्रश अप योर ग्रामर। और जब मैं आपको ये थर्ड पॉइंट बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ग्रामेटिकल एक्सरसाइज बैठ बैठ के, सॉरी, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को बैठ बैठ के पढ़ते रहना है। पहले ग्रामर का कॉन्सेप्ट पढ़ो फिर ये करो। डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो ग्रामर से भागते हैं, वो डरते हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट्स को नहीं जानते। तो बेटा, जब आप राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हो ना, तो आपको सीधा कॉन्सेप्ट पे जंप नहीं करना। आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामेटिकल एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है। मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया ना पॉइंट नंबर 1 में, कि आपका ब्रेन इतना तेज हो चुका होता है आपके एज तक कि वो पढ़ते पढ़ते ही अपने माइंड में सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को बनाते रहता है। अगर आपने कोई सेंटेंस पढ़ लिया, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, अगर इस चीज़ को आप 5 बार पढ़ लोगे ना, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो डेफिनेटली आपका माइंड ये चीज़ पकड़ लेगा कि इंजूरियस वर्ड के बाद टू ही आता है। कई बार ऐसा होता ना, एक ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये आप कैसे बोल लेते हो? क्योंकि इस सीक्वेंस में आपने उस चीज़ को कई बार पढ़ा है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ग्रामेटिकल सेंटेंसेस, ग्रामेटिकल एक्सरसाइजेज कितने इम्पोर्टेंस रखते हैं आपकी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। तो जब भी आपको मौका मिले, आप अलग अलग तरह के ग्रामेटिकल एक्सरसाइजेस बनाओ।
अब जब आप ग्रामेटिकल एक्सरसाइज बनाओगे, आपसे वो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे या आपने कोई मिस्टेक कर दी, तो उस समय आप उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हो। इससे क्या होगा, आप बहुत कम टाइम में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स सीख जाओगे। ठीक है, ध्यान रखना। और जब भी आप अपने राइटिंग स्किल में ग्रामर को अच्छे से यूज़ करते हो, तो ये आपके राइटिंग स्किल को और बेटर बना देता है, थोड़ा फॉर्मल बना देता है और थोड़ा और स्ट्रक्चर्ड बना देता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। फोर्थ पॉइंट है, चेक योर स्पेलिंग्स बिफोर एंड आफ्टर राइटिंग। मैंने अपने स्टूडेंट्स को कई बार ये मिस्टेक करते हुए देखा है कि वो स्पेलिंग में भर भर के मिस्टेक्स करते हैं। उनको लगता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट बेटा इट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि आप बोल नहीं रहे हो। क्योंकि जब आप स्पीकिंग करते हो तो उस समय आपकी स्पेलिंग कोई नहीं देखता, लेकिन जब आप राइटिंग करते हो तो सारे लोग आपकी स्पेलिंग देखते हैं। और जब आप कोई गलत स्पेलिंग लिखते हो ना, तो इससे पता है क्या होता है, आपका स्टैंडर्ड गिर जाता है इंग्लिश का। लोग आपको क्या करते हैं, जज करने लगते हैं। तो भले ही आप कितना भी अच्छा, कितनी भी इंटरेस्टिंग कोई चीज़ क्यों ना लिखी हो आपने, लेकिन अगर उसकी स्पेलिंग घटिया हो, या एक तरह से बोलो तो अगर उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो उसमें, तो डेफिनेटली लोग उसको पढ़ना पसंद नहीं करेंगे। इसीलिए ध्यान रखना, आप हमेशा लिखते हो किसी और के लिए, खुद के लिए नहीं। आई रिपीट, आप किसी और को पढ़ने के लिए लिखते हो, ना कि खुद के पढ़ने के लिए। तो इसीलिए आपकी राइटिंग और आपकी स्पेलिंग, राइटिंग का मतलब जो आपकी हैंड राइटिंग है, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि हैंड राइटिंग मैटर नहीं करता, तो भाई मेरे एक बात आप ध्यान रखो, आप जो भी कुछ लिख रहे हो उसको पढ़ने वाला कोई दूसरा होगा। ठीक है, आपको खुद की राइटिंग बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन क्या गारंटी है कि सामने वाले को राइटिंग अच्छी लग रही हो। आपने कुछ भी लिख दिया है, आपको समझ में आ जा रहा है, लेकिन सामने वाले को अगर समझ नहीं आया, तो आपने कितनी भी अच्छी चीज़ लिख रखी है वो सब बेकार है। ठीक है, इस बात का आपको काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि आपकी हैंड राइटिंग और आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स कम से कम हो। नेक्स्ट पॉइंट इज कीप अ डायरी इन इंग्लिश। अगर आप अभी जस्ट स्टार्ट करे हो, ठीक है, लिखना, या अभी आप जस्ट इंग्लिश सीख रहे हो, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है एक डायरी रखना। अपना एक डायरी ले लो और उसमें क्या करो, आपको जैसे इंग्लिश आ रही है वैसे ही लिखना स्टार्ट करो। इससे सबसे पहला क्या होगा, आपको लिखने की आदत लग जाएगी। आजकल बच्चे लिखते नहीं हैं, क्वेश्चन आंसर्स जब लिखने की बारी आती है तब वो फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब प्रैक्टिस करने की बारी आती है तो वो क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आप जब प्रैक्टिस करो, फॉर एग्जांपल अगर आपको स्विमिंग कंपटीशन जीतना है, तो आप रनिंग करके स्विमिंग कंपटीशन नहीं जीत सकते, आपको स्विमिंग करनी ही पड़ेगी। तो उसी प्रकार से अगर आप राइटिंग स्किल इंप्रूव करना चाहते हो, तो आपको एक हैबिट डालना पड़ेगा, आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, जब आप डायरी लिखते हो ना, तो आप बिल्कुल लिबरेटेड फील करते हो, यानी कोई ऊपर से आपको देख नहीं रहा होता है। ठीक है, वो डायरी एंट्री नहीं है जो आपको एग्जाम में लिखना पड़ता है, जिसको टीचर्स आपके पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप खुद लिखते हो, आप बिल्कुल, आपके पास फुल लिबर्टी है, आप सेटिस्फाइड होते हो अपने ही कंटेंट से, जो मन में आया वो लिखा, जैसा फील किया वैसा लिखा। डजेंट मैटर हु इज़ गोइंग टू रीड योर डायरी, एंड डेफिनेटली यू आर नॉट लेटिंग एनी वन टू रीड योर डायरी, राइट। चलो, उसके बाद इसमें आपको सेंटेंस को बहुत लंबे लंबे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, जितना सिंपल हो सके आप अपने उतने सिंपल में ही लिखना स्टार्ट करो, बट स्टार्ट करो। सिक्स पॉइंट इज लर्न हाउ टू एक्सपैंड योर बेसिक सेंटेंसेज इनटू मोर एलेबोरेट वंस। यानी छोटे छोटे सेंटेंसेस पहले लिखना स्टार्ट करो, उसके बाद उन छोटे छोटे सेंटेंसेस को बड़े बड़े सेंटेंसेस में कन्वर्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूं यहाँ पे राहुल इज अ बॉय, कितना सिंपल सेंटेंस है ना, राहुल इज़ अ बॉय। लेकिन अगर मुझे इसी सेंटेंस को थोड़ा सा एलेबोरेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, राहुल के बारे में कुछ यहाँ पे बताना स्टार्ट कर दूंगा। तब मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राहुल माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, इज अ गुड बॉय। देखो, राहुल माई बेस्ट फ्रेंड इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पे मैंने 3-4 वर्ड्स को ऐड किया, तो इसी को कहते हैं इलेबोरेट करना, थोड़ा सा बड़ा करना। तो यहाँ पे टोटल मैं 5 आपको बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स दे रहा हूँ, इसमें बेटा बिल्कुल भी गलत मत करना। सबसे पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब का आना, जैसे मनोज स्टडीज, ठीक है, माई फ्रेंड इज रीडिंग। देखो, इसमें मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं डाला, जैसे मैं वहाँ गया, आई वेंट देयर, ठीक है, एकदम सिंपल से सिंपल। दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो होगा सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाएंगे और वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आई लाइक व्हाट, एप्पल, आई लाइक एप्पल्स, मैरी रीड्स नॉवेल्स, ठीक है,
यू लाइक मी, इस प्रकार से जितने सिंपल सिंपल सेंटेंसेस है वो आपके इस स्ट्रक्चर में आ जाएगा। थर्ड है सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन, जैसे कि माई फादर इज अ केमिस्ट, वी वर इंजीनियर्स, आई एम अ टीचर, यू ऑल आर स्टूडेंट्स। कितना सिंपल है। नेक्स्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव्स, जैसे जेनिफर इज हैप्पी, यू आर प्रीटी, वी आर सेटिस्फाइड, है ना। नेक्स्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाओ, वर्ब के बाद एडवर्ब लगा दो, जैसे शी स्पीक्स फ्लुएंटली, दीज फ्लावर्स आर एवरीवेयर। तो देखो ये हमने सब्जेक्ट लगाया, ये हमने उसका वर्ब लगाया, और ये वर्ब कैसे काम कर रहा है वो हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक, अब देखते हैं कि किस तरीके से हम छोटे छोटे सेंटेंसेस को बड़ा करेंगे। देखो, मनोज माई बेस्ट फ्रेंड लाइक्स नॉवेल। नेक्स्ट, माई फादर वॉज अ वेल नॉन केमिस्ट। तो अगर मुझे यही लाइन से बोलना हो, माई फादर वॉज अ वेल नॉन केमिस्ट, तो ये तो एकदम सिंपल है। अगर मुझे इसको एलेबोरेट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगा, हु पास्ड अवे सेवरल ईयर्स एगो। ठीक है, माई फादर हु पास्ड अवे सेवरल ईयर्स एगो वॉज अ वेल नॉन केमिस्ट। नेक्स्ट, दिस स्मॉल वाइट फ्लावर्स वर एवरीवेयर ड्यूरिंग द समर। यानी मुझे सिंपल बोलना था कि ये फ्लावर्स जो होते हैं वो समर में चारों तरफ होते हैं। तो ये बेटा आपको सोचना है कि आपके सेंटेंस को और इम्प्रूव करने के लिए, उसको और इन्हेंस करने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए आप कौन कौन से तरीके अपनाते हो, कौन कौन से वर्ड्स डालते हो। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है इम्पॉर्टेंस, वो है आपका सेंटेंस कनेक्टर। ठीक है, सेंटेंस कनेक्टर्स। तो कोशिश करो कि जितने ज़्यादा आपको सेंटेंस कनेक्टर्स आ रहे हो उतने अच्छे अच्छे सेंटेंसेस आप बना पाओगे। एक और होता है कोहेसिव डिवाइसेस। ठीक है, इन दोनों की लिंक जो है वो मैं नीचे दे दूंगा, आप जाकर उसको ज़रूर चेकआउट कर लेना, ज़रूर सीखना उससे। नेक्स्ट 7th नंबर है लर्न हाउ टू ऑर्गेनाइज अ पैराग्राफ। अब आपने क्या किया, सबसे पहले रीडिंग करी, रीडिंग करने के बाद आपने क्या किया, अपने स्पेलिंग मिस्टेक्स को सुधारा, उसके बाद आपने लिखना स्टार्ट किया। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि अपने को पैराग्राफ को कैसे आपको ऑर्गेनाइज करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पैराग्राफ में वो सेंटेंस लिखना है जो उस पूरे के पूरे पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करता हो, जो कुछ ना कुछ बताता हो। यानी इन शॉर्ट हम कह सकते हैं वो इंट्रो होता है। हमेशा जो पहला दूसरा तीसरा सेंटेंस होता है वो कुछ ना कुछ उस पैसेज के बारे में बताता है, उस पैराग्राफ के बारे में बताता है। अगर आप आंसर लिख रहे हो तो इसको भी आप कुछ इस तरीके से लिखना। उसके बाद जो सेकंड होगा, सेकंड स्टेप होता है कंटिन्यू विद द सेंटेंस दैट प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक। सबसे पहले हमने इंट्रो दिया उस टॉपिक का, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम देते जा रहे हैं। और जो सबसे लास्ट पॉइंट आता है वो होता है कंक्लूजन। अब इस कंक्लूजन में हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे पैराग्राफ में हमने किस चीज़ की बात करी, उसका क्या कंक्लूजन निकलता है वो हम छोटे से पैराग्राफ में लिख देते हैं। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे सबको बता रखा है कि यहाँ पे भी आप कनेक्टर्स एंड कोहेसिव डिवाइसेस का यूज़ करना आपको आना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि आप इजीली पैराग्राफ्स और बॉडीज़ या सेंटेंसेस में इजीली मूव कर सकते हो और उनको ज्वाइन भी कर सकते हो। एक नंबर है राइट एंड आउटलाइन। अब आउटलाइन का मतलब क्या होता है बेटा, पहले इस चीज़ को समझो। सपोज करो कि आपको महात्मा गांधी जी के बारे लिखने को दिया गया, आपको स्वच्छ भारत अभियान के बारे लिखने को किया गया, आपको इनोवेटिव इंडिया के बारे में लिखने को कहा गया है। तो जो भी टॉपिक आपको सबसे पहले दिया जाता है, आप सबसे पहले ये गलती कर बैठते हो, आप लिखना स्टार्ट कर देते हो। आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, मैं क्या रिपीट कर रहा हूँ, आपको डायरेक्ट लिखना स्टार्ट नहीं करना है। आपको सबसे पहले एक आउटलाइन ड्रॉ करनी है। आउटलाइन का मतलब, मान लो अगर मैं महात्मा गांधी की बात कर रहा हूँ तो महात्मा गांधी से रिलेटेड कितने पॉइंट्स आपके माइंड में आ रहे हैं उन सबको पहले लिख डालो। ठीक है, जब आपके माइंड में जो भी पॉइंट्स आएंगे सारे लिख डालोगे, तब आपका ब्रेन काम करेगा, अच्छा ये पॉइंट को पहले लिखना है, इस पॉइंट को बाद में लिखना है, फिर इस पॉइंट को लिखना है, फिर इस पॉइंट को लिखना है। तो इस तरीके से आपका जो पैराग्राफ है वो वेल तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होगा और आपके पैराग्राफ को, आपके आंसर को पूरी की पूरी मार्किंग मिलेगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करता हूँ। अगर आप क्लास 6 to 10th के बच्चे हो, अगर आप 11-12 के भी हो, तो अगर आप क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ते हो, तो उसके आंसर्स को लिखो मत। ठीक है, उसको एक की पॉइंट बना बना के लिख लो।
यानी मान लो एक आंसर है जो 100 to 120 वर्ड्स का है, तो आपको क्या करना है, उन 100 to 120 वर्ड्स में कम से कम 7-8 ऐसे पॉइंट्स छांट लेने हैं, ऐसे लाइंस लिख लेने हैं शॉर्टकट में जो आपके ब्रेन में रह जाए कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो ये पॉइंट्स दिमाग में आने ही चाहिए। ऐसे पॉइंट्स आपको सेलेक्ट करने हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्राई टू गेट समवन टू रीड वॉट एवर यू हैव रिटन। आपको क्या करना है, ऐसे लोगों को ढूंढना है जो आपकी गलतियों को सुधारे। ध्यान रखना, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपके टीचर्स हो सकते हैं, वो आपके ट्यूटर भी हो सकते हैं, इवन कोई आपको मिल रहा हो, अगर वो आपको कुछ सुधार रहा है तो इसमें बुरा कभी नहीं मानना। क्योंकि जो भी लोग हमारी गलतियां निकालते हैं ना, डेफिनेटली हमें उन्हें थैंक्स बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे अंदर की जितनी बुराइयां हैं उसको निकाल के हमारे सामने रख देता है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उन गलतियों को वापस अपने अंदर डालना चाहते हैं या उन्हें वहीं से ख़त्म करना चाहते हैं। तो इसीलिए आपके टीचर्स के पास जाओ, जो भी आपने लिखा है उनसे वो करेक्ट कराओ, उनसे आप चेक कराओ कि सर आज मैंने ये लिखा है खुद से, प्लीज़ आप इसको चेक कर दो कि ये सही है या गलत है, या जहाँ मिस्टेक्स है प्लीज़ आप मुझे बताना, ठीक है। तो वो इंसान, ध्यान रखना, उस नॉलेज का मास्टर होना चाहिए, यानी उसे वो नॉलेज अच्छे तरीके से आना चाहिए। अगर आप किसी ऐसे इंसान के पास चले गए जिसे खुद नहीं आता है, वो आपको और गलत बता देगा या फिर वो आपकी गलतियाँ नहीं सुधार पाएगा, ठीक है। तो ये कुछ 9 टिप्स ऐसे थे जो डेफिनेटली आपके राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने में बहुत मदद करेंगे। एंड बच्चों, लेट वीडियोस के लिए अभी आपके लिए मैं पहले से सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अभी KVS में जॉब लगने के बाद अब मैं बहुत ज़्यादा, मेरी जो वर्क लोड है वो बढ़ गई है, ठीक है। तो चलो इस तरह अपना प्यार बरसाए रखना और बस देखते रहना। नीचे कमेंट जरूर करना कि और आपको कैसे वीडियोस चाहिए। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दूसरे वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग, बी स्मार्टी।